हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन और मैं आपके बीच डेली डिस्कस करता हूं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठ। आज उसी सार्थक सीरीज की श्रृंखला क्लास 3 होगी और उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत की संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना से जो भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे उसको हम लोग कम से कम इसमें 30 प्रश्न ऐड हैं और हम जो जानकारी ऐड करेंगे उससे और भी आपके बहुत सारे प्रश्न एक साथ कवर होते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ को हम जैसे हमारा संविधान है या फिर हम कोई किताब लिखें तो उसकी एक प्रियम्बल होती है, प्रीफेस लिखा जाता है पहले पेज पर। उसकी जानकारी कि इस किताब में हमने कैसे कैसे सहयोग लेकर के किस चीज़ के बारे में जानकारी दी है। तो इस संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है कि पहले कोई चीज़ है तो हम लाए कहाँ से है, ये विचार हमारे दिमाग में आया कहाँ से है। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। ये आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन बी। इस चीज़ को आपको याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को भारत के जो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम के नायक बने और भारत के जो आज़ादी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, मोतीलाल नेहरू जो कि इनके पिताजी थे और उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। और उस उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित होकर के आगे फिर हमारी प्रस्तावना में जो चीज़ें ऐड होती हैं कि हमारा क्या क्या उद्देश्य होगा, कि हम कैसे लोगों को स्वतंत्रता देंगे, समानता क्या होगी, बंधुत्व क्या होगा, देश की व्यवस्था कैसी होगी। ये उद्देश्य था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या अंतर्निहित है। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। और याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को। उसके बाद फिर प्रियम्बल हमारी बनती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ये बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। लोगों को डाउट हो जाता है कि ये भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन किया गया है। तो आपको जानकारी के लिए याद रखना है, एक बार, ओनली ऑन वन टाइम। कब? 44वां संविधान संशोधन हमारा जब हुआ 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसमें हमारे संविधान में कुछ शब्द जोड़े गए, वो हम लोग आगे के प्रश्न में डिस्कस करेंगे। एक बार 1976 में इसमें संशोधन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये इसकी कुछ व्याख्या है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें संशोधन किया गया था। ये आपको आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में समझेंगे। प्रश्न तीसरा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? देखिए, प्रस्तावना है, बनी थी, देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ। और प्रस्तावना में हमारे देश की आज़ादी के 25 साल बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ गवर्नमेंट को वर्तमान में कि कुछ संशोधन किया जाए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको वर्तमान समय की एक मांग है और संविधान निर्माताओं ने अपने प्रयास से उस समय की व्यवस्था के हिसाब से दिया था, लेकिन हम कुछ इसमें नया ऐड करें जो कि संविधान की प्रस्तावना को और थोड़ा अच्छा बनाए। तो इसका प्रयास किया गया और 1976 में इसमें संशोधन किया गया। आपको ये कौन से शब्द जोड़े गए आप याद रखना है। हमारे देश में जो व्यवस्थाएं थी वो संविधान में दिखती थी, लेकिन इनको प्रियम्बल के माध्यम से और अच्छे से लोगों के बीच रखा गया। ये आपके 3 शब्द थे, समाजवादी, सोशलिज्म, सेकुलर और अखंडता। हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, समाजवादी व्यवस्था, हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, भारत सरकार का, भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। और अखंडता यानी देश की जो यूनिटी है और मजबूत हो। इस शब्द को प्रियम्बल से ही हम लोग समझें, ऑप्शन बी। इंटीग्रिटी इंग्लिश में बोलते हैं, अखंडता को याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया डायरेक्टली। तो देखिए, प्रियम्बल हमारी बताती है कि हम भारत के लोग
तो यानी कहाँ से शुरू हुई? हम भारत के लोग जो द पीपल ऑफ इंडिया हैं, इनके पास ही सर्वोच्च सत्ता है। क्या है? पावर है भारत के लोगों के पास। और ये आपने देखा भी होगा, भारत की जो जनता होती है हर 5 साल बाद अपने हिसाब से जो लगता है व्यक्ति उसको क्या करता है, अपने देश के सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करते। कौन? भारत की जनता। भारत की जनता के पास ही क्या है? सर्वोच्च सत्ता है। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न। संविधान में बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तावना में आपको आज प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा, संशोधन के बाद इसमें जो शब्द ऐड हुए तो फिर क्या सीक्वेंस बना, इसको आप समझिए। प्रश्न को आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो एक बार, आप देश के नागरिक हैं, यदि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको प्रियम्बल को पूरा याद रखना चाहिए। उस प्रियम्बल में आपको सीक्वेंस में आपको दिखाई देगा कि क्या लिखना है हमको। पहले हमारे संविधान में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए ये क्रम कहाँ बन रहा है, जब आपको प्रियम्बल याद होगी तो उस सीक्वेंस में आप सेट कर पाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। इसमें हमारे जो पंचांग के हिसाब से मार्ग मिति शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी भी लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा एक बार, बहुत जरूरी है। भारत के नागरिक हैं और संविधान यदि आप पढ़ रहे हैं तो और जानना जरूरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो प्रस्तावना में आपको कितने प्रकार के न्याय, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और सामाजिक न्याय यानी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज में ऊंच नीच की भावना ना हो, सबको समानता रहे, सामाजिक न्याय। आर्थिक, जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं उसमें सबको समान रूप से व्यवस्थाओं का वितरण हो। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो राजनीतिक अधिकार है हमारे, जैसे वोट देने का, अदर चीज़ें, हम अपनी बात रखने का, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाने का, तो ये सब अधिकार जो हमको मिलते हैं प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। न्याय 3 प्रकार का मिलेगा हमको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता, इसमें कितने प्रकार की बात की गई है? न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की लिबर्टी? 5 प्रकार की लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात की गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता यानी समता की बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार की समता की बात की गई है? ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5। देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की समता। समता यानी समानता की बात कर रहा है, तो समता कैसी होगी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रतिष्ठा यानी खुद की अपनी क्या होती है? स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, और आपको क्या है? अवसर, यानी जो आपको जैसे नौकरी, लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर की समानता होगी आपको। समता यानी समानता, वही शब्द है, ऑप्शन ए। 9वें प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्शों को किस देश की क्रांति से लिया गया है? आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला जो शब्द है आपको याद रखना कहाँ से लिया गया है, तो आपका ये शब्द लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन बी। फ्रांसीसी क्रांति जो हो रही थी आपकी 1789 में, वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात बहुत ज़्यादा चर्चे में आई। और वहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता की बात करते थे, समानता की, और लोगों के बीच जो भाईचारा की भावना नहीं थी, सहिष्णुता नहीं थी, उसको बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति में 3 शब्द का जिक्र किया गया। ऑप्शन बी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी,
प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श कहाँ से प्रस्तावित हैं, कहाँ से प्रेरित हैं, आपको याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो भी प्रस्तावना का प्रश्न हो आपका, तो ये आपको रूसी क्रांति से लिया गया है। आप याद रखना 1917 में रूस की जो क्रांति हुई वहाँ से 3 शब्द आपके प्रभावित हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? याद रखिएगा, आपको पहले जो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, बेरूवाड़ी वाद। ऑप्शन बेरूवाड़ी यूनियन वर्सेस भारत सरकार। ऑप्शन बी, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, अंग नहीं है। लेकिन बाद में प्रस्तावना में संशोधन हुआ, उसके लिए भी प्रश्न बनेगा आगे, उसको हम समझेंगे। कहा गया कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। हालांकि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है। भले ही इसमें भाग नहीं है, लेकिन विचार संविधान के निर्माता कैसा संविधान चाह रहे थे, संविधान में क्या दिए लोगों को, उसको। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है? ये भी आपको बहुत अच्छे से जानना है। भारत के इतिहास में 21 अप्रैल 1973 को एक ऐसा केस हुआ, एक ऐसा वाद हुआ जिसके प्रश्न हर एक एग्जाम में रिपीट करके पूछे जाते रहे हैं। याद रखिएगा, आपको ऐतिहासिक निर्णय था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को एक अभिन्न अंग माना गया है। और उसके बाद ही 1976 में फिर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संशोधित करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी। बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें एक और शब्द आता है केशवानंद भारती की, इसमें याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मौलिक ढांचा, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बाकी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो मूल ढांचा, जैसे हमारे देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो इसको नहीं बदला जा सकता है। आगे देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? देखिए, संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था? तो ये आपको याद रखिएगा, A.N. पालकीवाला, एक बहुत बड़े न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, A.N. पालकीवाला। और इन्होंने कहा था कि ये संविधान का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। किसी आइडेंटिटी कार्ड से व्यक्ति के बारे में पता चलता है, ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना आइडेंटिटी कार्ड है। प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? ये भी आप याद रखिएगा, जन्म कुंडली। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए, सबने अपने अपने स्तर पर इस पर विचार रखा। और जन्म कुंडली किसने कहा? तो आप याद रखिए, K.M. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। और K.M. मुंशी साथ ही साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसके भी सदस्य थे K.M. मुंशी। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा है? देखिए, अलग अलग प्रकार से लोगों ने नाम देते रहे। पंडित ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इसको आत्मा भी कहा और कुंजी भी कहा है। ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, सर अर्नेस्ट बाकर ने प्रस्तावना को क्या कहा था? सर अर्नेस्ट बाकर एक बहुत बड़े संविधान के विशेषज्ञ थे। और ये अर्नेस्ट बाकर, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से इस शब्द को कहा कि भाई साहब, ये जो अर्नेस्ट बाकर जी हैं, उन्होंने विचार दिया कि आपका जो संविधान है एक की नोट है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट मेन पेजों पे लिख लेते हैं, तो की नोट है, ये संविधान को बताता है कि आखिर संविधान के अंतर्गत है क्या। ऑप्शन बी। संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने का उल्लेख है? आप याद रखिएगा, इसमें जो रेड कलर हो गया है वो बाई मिस्टेक है। ऑप्शन 4 है इसमें। और आप याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को। आपको प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा रहता है कि इसको हम क्या करते हैं, संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 18वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार, प्रियम्बल का विचार लिया गया। लेकिन जो भाषा है इसकी, वो भाषा किस देश से? आगे इसका प्रश्न आएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है
उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य शब्द भारत में इसलिए जोड़ा गया और गणराज्य भारत के एकदम अलग है क्योंकि जो यहाँ पर देश का जनता का जो प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में राजा होते हैं वो वंशानुगत होते हैं कि राजा होगा, उन्हीं के पुत्रों में से कोई बड़ा होगा वो राजा बनेगा, फिर वो गणराज्य का राष्ट्र प्रमुख बनेगा। तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में गणतंत्रात्मक रूप भारत में अपनाया। उस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में भारत का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, हम लोग 20 प्रश्न अभी तक कर चुके हैं। 21वें प्रश्न पर चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? देखिए, हर एक राज्य जिसको हम लोग देश बोलते हैं वो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, सिविक्स की भाषा में, नागरिक शास्त्र की भाषा में इसको हम बोलते हैं सॉवरेन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी राज्य है जिसकी अपनी खुद की संप्रभुता है। किसी प्रकार के जो निर्णय राज्य को लेना है उसको वो खुद लेता है, किसी दूसरे देश से निर्णय नहीं करवाता, न दूसरे देश के दबाव में कोई निर्णय लेता है। उसको बोलते हैं प्रभुत्व, सॉवरेनिटी, संप्रभुता जिसको शब्द बोलते हैं हम लोग। और इसका ऑप्शन ये क्या होगा? भारत की संप्रभुता का सिस्टम सीधे भारत की किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। हम निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। हम अपने देश का निर्णय जो भी होगा स्वतंत्र रूप से लेंगे क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। आगे देखते हैं। संप्रभुता का मतलब ही होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य जो भी मामले होंगे उनके निर्णय होंगे हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे देश या डोमिनियन के अधीन नहीं है। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष सापेक्ष होता तो अलग होता। पंथ यानी देखिए इसमें कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष शब्द यूज होता है, कहीं पंथ निरपेक्ष। पंथ अलग होता है, हर धर्म में भी कई सारे पंथ होते हैं। तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है। सभी लोगों को, देश के लोगों को समान रूप से धर्म को अबाध रूप से आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट मानता है कि आप अपने धर्म को मानिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समान रूप से सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस प्रकार के समाजवाद को दर्शाता है? मैंने शुरुआत में इस शब्द का जिक्र किया था। भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है तो उसको आप याद रखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत के संविधान में बताया गया कि भारत एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक देश है। ऑप्शन बी, लोकतंत्रात्मक समाजवाद भारत में लाया गया है, आपको याद रखना है। और लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया क्योंकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का साथ काम हो। समाजवाद अलग है लेकिन लोकतांत्रिक रूप से समाजवाद लाया गया। ऑप्शन, इसका क्या आंसर है? बी। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन। क्या प्रस्तावना को अदालत में लागू कराया जा सकता है? जस्टिसेबल है या नहीं? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। नॉन जस्टिसेबल। क्यों जस्टिसेबल? मतलब क्योंकि ये प्रस्तावना हमारे संविधान की एक कुंजी है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम जबरदस्ती लोग प्रेशर करें कि नहीं इसको लागू करिए। क्यों? क्योंकि बताता है कि संविधान में हमने किस प्रकार के प्रावधान किए हैं और ये संविधान के अपने आप में मूल ढांचे के विरुद्ध भी होगा कि हम जबरदस्ती इस पर लागू करें। लागू करवाया गया, उसके पार्ट्स कहीं ना कहीं इंगित है, कहीं डीपीएसपी में, कहीं फंडामेंटल राइट में, अलग अलग प्रकार के आर्टिकल में, लेकिन ये न्यायिक नहीं, इसके लिए आप कोर्ट अदालत नहीं जा सकते हैं। आप देखते हैं 25 प्रश्न को। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या पुनरुक्त किया? उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का आंतरिक हिस्सा है, बाहर नहीं, बाह्य नहीं, आंतरिक हिस्सा है। माना है प्रस्तावना संविधान का अंग है, और वो भी कौन सा? प्रस्तावना का LIC मामले में बताया कि प्रियम्बल जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ऑप्शन बी, 1995 में LIC मामला हुआ। 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना विधायिका यानी लेजिस्लेचर की शक्ति के संदर्भ में क्या स्थिति रखती है? तो आप ये याद रखिएगा, ना तो ये कोई शक्ति का स्रोत है, ऑप्शन सी, और ना ही शक्तियों पर ये प्रतिबंध लगा सकती है क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। ऑप्शन सी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है प्रस्तावना के संबंध में। तो ना तो ये शक्ति का स्रोत है, ना इस पर शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगा सकती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बंधुता यानी फ्रेटर्निटी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंधुत्व का मतलब होता है
कि व्यक्ति की अपनी खुद की गरिमा होती है हर व्यक्ति की, और राष्ट्र की एकता और अखंडता इसी से जुड़े हुए, फ्रेटर्निटी से, बंधुता शब्द इसी से ऐड है। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो इस शब्द का एक साथ उपयोग करते हैं हम लोग व्यक्ति की गरिमा के, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम 28। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द किस देश के संविधान की प्रस्तावना से मिलते जुलते हैं? तो बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से मिलता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, बी द पीपल ऑफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका से मिलता जुलता है। और आपको पहले बताया कि प्रस्तावित जो है आपकी प्रस्तावना प्रभावित है। संविधान सभा में प्रस्तावना पर चर्चा के दौरान किसने इसे संविधान का आभूषण कहा था? देखिए, संविधान का जो आभूषण है, अभी हमने इससे पहले पंडित ठाकुरदास भार्गव जी की एक दूसरा वक्तव्य देखा था और एक नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि संविधान का आभूषण है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आभूषण पहनता है तो उसकी शरीर की सुंदरता दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना जितनी अच्छे से हम लोग संविधान में लेकर आए हैं, उस प्रस्तावना से हमारे देश का संविधान भी अपने आप में क्या है, सुंदर लग रहा है। आभूषण कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, याद रखिएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको आंसर करना है। आज का 30वां प्रश्न है, ऑप्शन सी 2015 से 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। एडॉप्ट किया गया था और फाइनली पूरा लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आज के आपके प्रियम्बल के प्रश्न थे। प्रियम्बल से ज़्यादा जो प्रश्न बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये हमारी सार्थक सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो आप चैनल पर जुड़िए। आपको डेली मैं संविधान से रिलेटेड प्रश्न भी डिस्कस कर रहा हूं और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं ये सेशन आपको कैसा लगा। चैनल पर हमारे द्वारा जो जानकारी अभी दी जा रही है, इसमें हम लोग आगे और भी विषयों को कवर करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल संविधान पर डिस्कस कर रहे हैं। संविधान की क्लास होने के बाद उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो वो क्रम आपका चलता रहेगा। आज हमने प्रस्तावना पर बात की, इससे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट पर बात कर चुके थे। अब हम आगे की क्लास में डीपीएसपी पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग कल जुड़ना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास को जरूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।